सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने का फैसला कर लिया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। तय कर ले कि हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते, अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। कभी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार भी किया कि क्या आपने हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़ी हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने नफ़ी में जवाब दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट हैं, जबकि अदालत ने तजावीज़ को पब्लिक करने का भी हुक्म दे दिया है। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो आज इस समाअत को कैसे देखते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट में सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी नज़ीर लखारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद के स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर दानिश ने हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है, और शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नज़ीर लखारी साहब से कि वो इस समाअत को कैसे देखते हैं। जी नज़ीर लखारी साहब। अच्छा, ये आपकी बहुत मेहरबानी। आपने, मेरा ख्याल ये था कि कमिटमेंट भी शायद ये थी कि हम शुरू करते हैं जनाब एहतशाम साहब से। अब एहतशाम साहब की इजाज़त से मैं पहले ये गुफ्तगू कर लेता हूँ। जनाब जरूर बात करें, नहीं, आप बात कीजिए। हमारे सामने एक तारीख है, पाकिस्तान हमारे सामने तारीख बनी है, जो हमने देखी है, हमारे सामने तारीख का एक अमल रहा है। और अदालती मामलात में मुदाखलत, इसकी भी एक तारीख है, और दीगर मामलात में, सियासी मामलात में अदालती मुदाखलत की भी एक तारीख है। और ये ना उस तरफ से होनी चाहिए ना उस तरफ से होनी चाहिए। तमाम इदारों को अपने अपने दायरे कार में रहना चाहिए। और ये हमारा तजर्बा जो है पिछले 75 साल का यही है कि कभी अदालत ने इंक्रोचमेंट किया और कभी अदालती मामलात में सिविलियंस ने या इदारों ने इंक्रोचमेंट किया है। ये इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि जनाब कोटेकना केस में किस तरह से फ़ोन करके सिविलियंस एक हिदायत दे रहे हैं जज साहब को। हम कहते हैं कि कोई किसी को भी मलिक क़य्यूम नहीं होना चाहिए, और अगर कोई मलिक क़य्यूम बनता है तो उसको अपने ज़मीर से पूछ लेना चाहिए कि हमें ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से सास साहिबा की फरमाइशें भी नहीं सुननी चाहिए। अगर सास साहिबा कोई फरमाइश करें तो उसे दरगुजर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, और इंतहाई अदब के साथ उनसे माजरत कर लेना चाहिए कि उनके डोमेन में उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, और हमने इस तरह की एक पूरी तारीख पढ़ी है कि किस तरह से हिदायत होती थी। जनरल KM आरिफ ने अपनी किताब में लिखा है कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने पूछा चीफ जस्टिस अनवारुल हक से कि क्या आपने जनरल ज़िया को आइन में तरमीम का अख्तियार दिया है। ये बेगम नुसरत भुट्टो केस में था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने कहा तो फिर आप घर जाइए, आप कल वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, आपको जस्टिस याकूब को हटाकर आपको चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो अब आप नहीं बन सकते। तो उन्होंने वो खाने की दावत में से दावत छोड़ दी और घर चले गए, और वहाँ जाकर अपने कलम से उसमें जो तरमीम की, तो फैसला जब सुनाया गया था तो वो तरमीम मौजूद थी जिसमें जनरल ज़िया को बाकायदा आइन में तरमीम का अख्तियार दिया गया था। और फिर इस तरह से जब अदालत उज़्मा किसी को भी अगर आइन में तरमीम का अख्तियार देती है, इरशाद हसन खान ने दिया, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने दिया, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिया, ये हमारे सामने की बातें हैं। हमारी तारीख में किसी को भी इस तरह नहीं होना चाहिए जो हमने देखा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ही दौर में जस्टिस नासिरुल मलिक की बेंच ने जो फैसला किया था, वज़ीर आज़म को कोई 23 सेकंड या 43 सेकंड की तब बर्खास्त अदालत सजा देकर वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया था, यह आइन में दर्ज नहीं था। आइन में वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन की कई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद नहीं है कि आप जो है अदालती एक केस बनाए तौहीन अदालत का। वो तो हमने सुनते थे कि जनाब कोई फलां सज़ा हो जाए, ये हो जाए, तो आपको इतनी मुद्दत के लिए हो जाते हैं। ये तो वो तो ठीक है, अगर अखलाकी जुर्म है कोई उसमें हो जाए। अगर अदालत ये कहे कि आप अपने आइन की खिलाफ वर्जी करें
अगर अदालत ये हुक्म जारी करे वज़ीर आज़म को कि आप अपने आइन की खिलाफ वर्जी करें, आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करें, जब इम्यूनिटी हासिल है सदर को, तो क्या वज़ीर आज़म किसी को कह सकता है कि जनाब मेरे सदर के खिलाफ आप दूसरे मुल्क में मुकदमा चलाएं? ये नहीं दे सकते थे, ये अदालत ये हुक्म नहीं दिया जा सकता था। फिर इस हुक्म पर जो है वो वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए था। अब जो मैं देख रहा हूँ, मैं इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान का, इनका विजडम है, इनकी दानिश है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली खानी, ये ऐसे जज साहब, और जस्टिस मंदोखेल, सारे जो इस वक्त मौजूद हैं, मोहतरमा जस्टिस हिलाली, ये जो भी जज साहिबान हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है और बहुत वाइज है। बहुत मोहतरम है, सबकी अपनी डोमेन है, कोई जुरिस्डिक्शन से तजावुज नहीं कर सकता। एहतिशामुल हक साहब कैसे देख रहे हैं समाअत को? देखिए, अफसीन डगारी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान की सियासी, अदालती और कानूनी आइनी तारीख बता दी, और हमारे आगे चल के देखिएगा कि हमें और भी बड़ी नई चीज़ें मिलेंगी सुनने के लिए, और ख़ुद तौर पे दानिश जिस पे बड़ी अच्छी बात करेंगे। देखिए, अब मैं जो समझ पाऊँ, एक तो जो लगारी साहब ने बात की ना, एक चीज़ जो आ रही है ना, आपने सुना, मैंने सुना कि जी 76 साल से जो ना अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। चलें ठीक है, अब इस पर भी बात करते हैं, लेकिन साथ एक और पहलू भी है जो सामने आया हुआ है कि यही जजेज़ या और बहुत सारे जजेज़ अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए भी कंधा इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है, इन्हीं मदद लेते हैं एजेंसियों को भी। अब कब कब किसने ली, अब ये तारीख का हिस्सा है, ये चीज़ें सामने नहीं आती। अब ओवरऑल आज की तारीख को अफीन देखें तो 4 मेजर टेक अवेज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। देखिए, पहली तो बात यह है कि आज जब ये हेयरिंग शुरू हुई तो हमें बताया गया था पिछली तारीख में कि डे टू डे बुनियादों पे हेयरिंग होगी 6 जजों के बारे में जिन्होंने कहा है कि जी मुदाखलत हो रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज आपने देखा उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकती, इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने, काई साहब ने कहा कि जी 2 जज जो है अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की हेयरिंग में और पुरानी हेयरिंग को अगर आप जोड़ के देखें तो आज पता चलता है कि आज काजी साहब माइनॉरिटी जज बन गए। काजी साहब और मसरत हलाली साहब एक तरफ हैं, और जमाल मंदोखेल साहब, असर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह और नईम अख्तर अफगान ये एक तरफ हैं। इन्होंने खुल के बातें की, और जबकि मसरत हलाली और काई साहब ने वही बातें की जो पिछली सिटिंग में आपने देखा कि अपने जो एक जज याया अफरीदी साहब ने एक्यूज़ किया था ये कह के कि जी मैं इस पर नहीं बैठता क्योंकि ये हाई कोर्ट के मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुदाखलत होगी आइनी तौर पे, लिहाजा मैं नहीं समझता इसमें मुझे बैठना चाहिए। उस दिन तो बात नहीं की थी। आज काई साहब ने, मुसर्रत साहबा ने आज हमायत किया याया अफरीदी की, ये कह के कि जी ये तो मामला ऐसा है कि तो फिर मुदाखलत वाली बात होगी। एक अब देखें कि जिस अंदाज से मुदाखलत की बात 76 साल से हो रही है, लेकिन आप देख लें अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मैं जब चीफ जस्टिस था तो कभी मुदाखलत नहीं हुई। यही बात सुप्रीम उनके अपना चीफ जस्टिस जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से आई। फिर बार बार आपने देखा काजी फैज़ ने कहा कि मैं जब बलूचिस्तान का चीफ जज था, अपना चीफ जस्टिस था, तो कभी मुझे मुदाखलत तो प्रेशर नहीं आया। अब मैं जब से यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा हूँ चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मुझे ऐसी मुदाखलत नज़र नहीं आई। तो ये बड़ी कंट्रडिक्शन है कि जी क्या वाकई ऐसा होता रहा, नहीं होता रहा। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी जो टेक अवे में जो बात आती है वो है कि अटर्नी जनरल साहब का रोल। उसमें अफसीन देखें कि पिछली दफ़ा भी आज भी ख़ास तौर पे उन्होंने कतई तौर पे अटर्नी जनरल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि आपको याद है हुकूमत कहती थी कि ये जजेज जो है इन्होंने मिसकंडक्ट जो है ना किया है। उन्होंने कहा जी मिसकंडक्ट नहीं किया, ठीक है ना, ये बिल्कुल अपने आप को हटाया। फिर आगे चल के आप देख लें जो बात अब ज़्यादा वाज़े तौर पे सामने आएगी वो ये है कि जो कहा गया तजावीज़ दी हैं उनको पब्लिक किया जाए, वो पब्लिक होती ही नहीं होती, जल्दी जल्दी नहीं होगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सूरत हाल इस वक्त ये बता रही है कि आप देखा कि डे टू डे बुनियादों पे तो हेयरिंग नहीं हो रही। आपने देखा अब 7 मई को ये होगी हेयरिंग। अब उसके बाद जो सूरत हाल है, जो मेरी लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि जी 7 मई के बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एशिया जाना है, और फिर उन्हीं तारीख में कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो नंबर 2 हैं उन्होंने कनाडा और अमेरिका जाना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो चले जाते हैं तो उसके बाद जस्टिस मुनीब जो है ना वो आप रह जाते हैं कि वो नेक्स्ट बनेंगे चीफ जस्टिस, और जस्टिस मुनीब दूसरे ग्रुप के हैं। वो क्या मामला होगा ये किसी को नहीं पता, फिर मामला किधर जाते हैं। तो बज़ाहिर वे फॉरवर्ड ये लग रहा है कि ये मामला लटकेगा। और फिर इसको अगर थोड़ा सा आपने देखा कि तारीखें पड़ती रही, और आखिरी बात यह है कि 13 जून से 3 महीने की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ हो जाएंगी। उसके बाद केस कहाँ जाएगा? इट इज़ एनी व्हाट इज़ गैस। जी ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ही क्यों कहते हैं कि जब उसमें 76 साल से मुदाखलत होती आ रही है? शहजादा जुल्फ़िकार साहब आप बताइए, कोयटा से आप हमें ज्वाइन किया है, आप क्या कहेंगे?
देखें, ये मुदाखलत, ये बात एहतशाम साहब ने जो कही है बिल्कुल ठीक, और लगारी साहब ने पूरी जुडिशल हिस्ट्री बता दी है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और एहतशाम साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि मैं लाहौर का हाई कोर्ट का जब चीफ जस्टिस था तो वहाँ भी कोई मुदाखलत नहीं होती थी। काजी साहब कहते हैं मैं यहाँ था, अतर अल मिनल्ला साहब कहते हैं वो वहाँ था। देखिए, कोयटा में तो जो सच बात है कि ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र उसको तो छोड़ दें, भांजे भतीजों को एग्जेक्टिव में हैं, इंजीनियर हैं, उनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र, पीएसडीपी में अपना हिस्सा, नौकरियों में अपना हिस्सा, इस चीज़ों से बदनाम है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे जजेस हैं जिन पे शायद एक दफ़ा लड़ाई भी हुई। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर 2017 में, गालिबन 2017 में कुद्दूस बिजंजो साहब थे, अपने पहले टर्नओवर में उन्होंने ख़त लिखा, फिर वो रफ़ा दफ़ा कर दिया। मरहूम मस्कानज़ई साहब जो हैं जिनको शहीद कर दिया, उन्होंने दरमियान में कहा कि नहीं आप ख़त ना लिखें, हम समझा देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पीएसडीपी में आप अपना हिस्सा मांगते हैं, नौकरियों में हिस्सा मांगते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में, तो फिर मुदाखलत फिर किसको कहते हैं? आप वो तो दरकिनार और बहुत दूर की बात है कि मुदाखलत वो करते हैं, केसेस में दबाव डालते हैं कि केस आप इस तरह उस तरह कर लें। तो सबको अपना हाउस इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस साहब वो हैं, तमाम चीफ जस्टिस साहब को ये ऐलान करना पड़ेगा कि ख़ुद स्टे दे देते हैं कि उन सोशल एक्टिविस्ट को जो कह देते हैं कि यहाँ घपला हो रहा है, वो स्टे दे देते हैं, उसके बाद मुकमुका हो जाता है, पता ही नहीं चलता कुछ। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ों को देखना पड़ेगा और सबको इंसाफ मैंने देख रहा था। आखिरी बात मेरी ये है कि स्टाम्प पेपर, 20 रुपए वाला स्टाम्प पेपर अदालत के सामने ही दुकान में 200 रुपए का बिक रहा हो तो क्या इंसाफ होगा? तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उनको भी इन हाउस जो अपना आर्डर में करना पड़ेगा। दबाव कबूल ना करें, सिफारिशें ना करवाएं, तो कभी भी जो है नहीं है। कभी पहले चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं कभी शादी की तकरीबात में नहीं जाते थे, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते थे। क्यों? कहते थे ज़रूरी। अब बड़े बड़े लोगों की शादियों में जाते भी हैं, वो करते हैं, कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाएगा, टीवी नहीं देखेंगे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन अब उनके रिमार्क्स इस तरह होते हैं जो बिल्कुल पॉलिटिकल उसमें वो होता है। तो हम सबको, और सिर्फ जजेस नहीं, हम भी इन्वॉल्व हैं इसमें, हम भी इसके जिम्मेदार हैं। सबको ये देखना पड़ेगा कि वो भी जजेस और उनको अप्रोच ना करें। सबको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब डॉक्टर दानिश से जान लेते हैं, आज की समाअत के हवाले से आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर दानिश? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात जो शुरू करूंगा वो ये है कि हमेशा ये इस बात को मैं कोट करता हूं कि अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी इदारे को, किसी इदारे में मौजूद किसी शख्स को सबसे ज़्यादा ताकत अता की है तो वो काजी है। और बड़े बड़े बादशाहों को हमने काजियों के सामने झुके हुए देखा है, बहुत ताकत होती है काजी यानी जजेस। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ 140-147 नंबर पर आता है। और अफसोस की यह भी बात है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस दबाव पे रोते हुए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें जो है वो आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ये 6 हाई कोर्ट के वो जजेस हैं जो हलफ लेके आते हैं और हलफ में लिखा हुआ होता है कि आप किसी को फेवर नहीं देंगे और किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जो इस पोस्टों पे जाते हैं उन पर दबाव आता है। मैं दबाव आना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन दबाव आते हैं। क्या जस्टिस जो हाई कोर्ट मार्शल्ला 1956 का हुआ उस पर हाई कोर्ट के जज पर प्रेशर नहीं आया था? आया था, लेकिन उसने फैसला दिया कि मार्शल्ला गलत है। लेकिन जस्टिस मुनीर पैदा हुए और उन्होंने फैसला दिया कि वो जो हाई कोर्ट का फैसला है मैं मुस्तरद करता हूं। और क्या उस वक्त उस हाई कोर्ट के फैसले पे दबाव नहीं था जो जस्टिस मुनीर पे आया होगा? जस्टिस एलोन बॉबी रॉबर्ट्स कॉर्नेलियस जो तकरीबन 1960 से लेकर 68 तक रहे हैं, उनके दौर में क्या दबाव नहीं आया? ये वो दौर था जो अयूब खान का दौर था और बहुत ताकतवर दौर था।
लेकिन क्या उनके ऊपर उंगली उठाई गई? उन्होंने लिखा है एक जगह, बल्कि मेंशन किया है कि मुझ पे बहुत दबाव आए, लेकिन मैंने फैसला हमेशा इंसाफ और कानून की बुनियाद पर किया। क्या भगवान दास पर दबाव नहीं आया? क्या दोराब पटेल पे दबाव नहीं आया? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देते हुए 4-3 से जो फैसला दिया था उन 3 पे दबाव नहीं आया? क्या पीसीओ के जजेस जिन्होंने हलफ नहीं लिया, एक लंबी तारीख है लेने वालों की और नहीं लेने वालों की, क्या उनके ऊपर दबाव नहीं आया? तो भाई दबाव तो आते हैं, लेकिन आप उस दबाव के ऊपर आपको कानून और आइन ये इख्तियार देता है कि उन दबाव करने वालों का हशर कर दें। लेकिन आप तो इतने डरपोक लोग हैं, आप बुज़दिल लोग हैं। माजरत के साथ मेरी बात शायद समझने में अल्फाज थोड़े से सख्त जरूर हों, लेकिन आपको अल्लाह मियां ने इख्तियार दिया है हाई कोर्ट के जज का, और आपको बहुत इख्तियार है कि अगर आपको कोई दबाव डाले तो आप उसको तोशे दीवार पे ले जाएं। और बाकी रही बात कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुडिक्शन नहीं है। शौकत सिद्दीकी के केस का सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, आइंदा इस केस का क्या फैसला होगा, सबको पता है क्या फैसला होगा। पाकिस्तान की तबाही में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत किरदार हैं, मीडिया समेत, हम समेत बहुत सारे इदारों के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किरदार है वो नाअहल तरीन जजेस हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और शरीयत के खिलाफ फैसले किए हैं। और एक फैसला नहीं है, लाइन से फैसले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दरो दीवार हिला दिया है। और आज पाकिस्तान को 100 किस बात का रोना है भाई? अगर मैं जानने बनना चाहता हूं हाई कोर्ट का जज, तो मुझे पाकिस्तान के मारूजी हालात का पता है कि यहाँ धमकी आती है। या तो मैं नहीं बनूं, या फिर मैं जनरल कालियस बनूं, या मैं भगवान दास बनूं, मैं दोराब पटेल बनूं, मैं वो पीस भुट्टो वाले। आपका पॉइंट आ गया। कानून और आइन इख्तियार देता है कि दबाव बर्दाश्त ना किया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि शहबाज हुकूमत का तमाम तर फोकस मईशत की बहाली पर ही है। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि वजारत ख़जाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट का दूसरा जायज़ा मुकम्मल कर लिया है, जिससे पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की फौरी किस्त का इजरा हो सकेगा, और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली मजमूई रकम 3 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की आखिरी मालियाती किस्त के इजरा पर इत्मीनान का इजहार तो किया है, लेकिन उनका ये कहना ज़्यादा अहम है कि कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं, और इनकी नज़र में क्या IMF का कर्ज प्रोग्राम ज़्यादा खुशाइन है या वज़ीर आज़म का मुल्क को कर्ज से निजात दिलाने का आज़म। तो सबसे पहले रुख करते हैं एहतशामुल हक साहब का, वो उनसे जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या व्यू पॉइंट है। जी एहतशामुल हक साहब। देखिए अफशीन, जो अच्छी बात है वो तो ये है कि आज सेंट्रल बैंक में ये पैसा पहुंच गया 1.1 बिलियन डॉलर, ये 888 के करीब मेरा ख्याल है वो SDR बनते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो हमें मिले हैं इसमें से। तो अब देखें, अब ये तो एक अच्छी बात है कि SBA प्रोग्राम 3 साल का आखिरी किस्त मिल गई। अब अगले पैकेज के लिए जो हम 6 से 8 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए IMF का अब देखते हैं कि अभी आएगा वक्त पाकिस्तान में। बज़ाहिर तो कर्ज़े लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यूरोप अमेरिका में कहते हैं कर्ज़ लेने अच्छी बात इसलिए हाथ से कि अगर आप कंजम्पशन के लिए ना इस्तेमाल करें, आप फैक्ट्री लगाएं, कारोबार में लगाएं, आप प्रोजेक्ट लेके आएँ, वहाँ से पैसे कमाएं, कर्ज़ा वापस करें, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाएं और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ उसका। हमारे यहाँ बिल्कुल ये कंजम्पशन के लिए कर्ज़े लेते हैं, खाने पीने के लिए, अपने बजट को फिनांस करने के लिए। एक हमने देखा है कि एक 70 सालों से ये रिवाज बन गई है। अब अगली बात क्या है, देखें, जो मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आई ज़ाती तौर पर, पहली बात जो अच्छी बात नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पे बिल्कुल बुरा लगा कि अब जबकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन
20% के करीब आ गए, तो 22% मॉनेटरी पॉलिसी ने अपने इंटरेस्ट रेट रखे हैं, जो 7वीं मरतबा उन्होंने रिमेन अनचेंज वाली बात है। भाई ऐसा क्या है, आपको क्या फियर है कि जी इससे महंगाई जो है ना वो बड़ी, महंगाई तो बढ़ती रही है, बावजूद इतने 7 दफ़ा भी आपने 7वीं दफ़ा ये किया एक्सचेंज रेट अपना, ये हमने देखा इंटरेस्ट रेट आपने जो है ना उनको कम नहीं किया। आमतौर पे लोग कहते हैं कि इससे आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, आपका इन्वेस्टर जो है वो पैसा इतने इंटरेस्ट पे 22% पे कर्जा लेके वो क्या फैक्ट्रियाँ लगाएगा, उसने फिर आपने देखा जिस तरह पानी बिजली गैस के लिए 1 विंडो नहीं है, उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। इन सारे मामलात में उसके लिए मुश्किलात हैं, लिहाजा मुल्क में लोकल इन्वेस्टर भी सामने नहीं आएगा तो बाहर का कैसे आएगा। तो चलें, ये तो एक मेरा ख्याल है जो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि कोई अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी और स्टेट बैंक को सोचना चाहिए कि भी ये इंटरेस्ट रेट नीचे आने चाहिए। जो अफशीन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, बाकी तो उनकी सारी बातें आपने प्रेस रिलीज में पढ़ ली होंगी जी, निजकारी करनी होगी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, एनर्जी सेक्टर को आपने रिफॉर्म करना है, स्टेट सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं उनको आपने प्राइवेटाइज़ करना है। सबसे अहम बात जो मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जी जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे इसके लिए FBR की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती। देखिए पहली मरतबा ये 76 सालों में पहली मरतबा बहुत बड़ी कामयाबी है कि माफिया जो बैठे हैं ना उनको तोड़ा गया है। और ये जो रोज़ तक बात किया करते थे शबर जैदी कि जी मुझे काम नहीं करने देते, यहाँ के ऑफिशियल जो है ना वो इस मुल्क को चलने नहीं देते, वो निज़ाम को चलने नहीं देते, तो ये तय हो गया। और आपने देखा पहली खेप में 30 के करीब लोगों को फारिग कर दिया गया। ये जो लोग हैं 18 से 22 तक के लोग हैं, इनको कहा गया है कि जी आप घर बैठ जाएं, आपको तनख्वाह मिलेगी लेकिन आपका कोई काम नहीं। इसीलिए एक लॉ बन गया कि जी अब मार्केट से लोग लेके आएंगे और वो उनको अब 5 लाख से 20 लाख रुपया दिया जाएगा और वो वाकई प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी इंटेग्रिटी देखने के बाद वो कहा जा रहा है एजेंसियों ने ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो वाकई काम ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो कारकर्दगी ठीक करने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए। और मेरा ख्याल है IMF ने भी इस पर बिल्कुल डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि ख़त्म हो, लेकिन नहीं होती थी। अब अगला सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, देखें कहने के लिए तो ऑप्शन बहुत कुछ है, वो प्लेइंग टू द गैलरीज है, कह देना कि जी, लेकिन बात यह है कि दयानतदारी की हर हुकूमत ने कर्जे लिए, कर्जे पे कर्जे लिए। यानी उठते बैठते बानी PTI कहते थे कि पाकिस्तान में लोगों ने इतना कर्जा नहीं लिया 10,000 अरब से ज़्यादा जितना 10 सालों में इन्होंने पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने लिया। फिर इनकी जब हुकूमत आई इन्होंने 3 सालों में 11,000 बिलियन से ज़्यादा, एक फिगर है 12.5 से 13,000 अरब रुपया कर्जा लिया। तो ये सारे अपने मामला चलाने के लिए इनको बड़ा आसान लगता है कि कर्जे ले लें, अपने मुल्क की इकॉनमी को रिवाइव ना करें, अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा ना पहुँचाएं। जो कोई अब जिसको कहना चाहिए कि एक वाकई इकॉनमी को रिवाइव ना करें और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। अब रुक करेंगे हम डॉक्टर दानिश की जानिब, उनसे मालूम कर लेते हैं। डॉक्टर दानिश, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि डेथ ट्रैप है, ये डेब्ट ट्रैप नहीं डेथ ट्रैप है, आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें यहाँ पे, तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कही है और दूसरा आपने कहा है कि जी वज़ीर आज़म ने एक बड़ा बयान दिया है जिसके लिए हम वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर मौशी इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हर इकोनॉमिस्ट बात करता रहा है कि भाई इस्लाहात लाओ, इस्लाहात लाओ। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आपको पता है 27 जून 2023 से IMF से जब मुआहदा होने वाला था, जो शरह सूद 22 रखा गया वो अभी तक कायम है और अभी 2 महीने के लिए मजीद इसको जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें कर दिया गया। जब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी जो है मरकज़ी जो बैंक होता है उसका एक मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड होता है जो ये बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल मईशत का एक आईना है जो मौशी उतार चढ़ाव को जाहिर करता है। अच्छा, ये पॉलिसी में क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में हम महंगाई की शरह के हिसाब से शरह सूद, याद रखिएगा जो मैं जुमला कह रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई की शरह के हिसाब से शरह सूद मुकर्रर किया जाता है। अगर मुल्क में महंगाई यानी अफरात ज़र ज़्यादा है तो शरह सूद को बढ़ाया जाता है ताकि लोग खर्च करने के बजाय बचत की तरफ जाएं, और जब कम खर्च करते हैं यानी खर्च कम होने की वजह से तलब कम हो जाती है और इससे कीमतों में कमी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी को अफरात ज़र कंट्रोल करने का एक जरिया भी करार दिया जाता है। अब जबकि खुद दावा कर रहा है स्टेट बैंक और जो इनके जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जनाब बड़ी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद जो है इन्होंने यानी अफरात ज़र यानी महंगाई में, लेकिन उसके बावजूद ये 22 से कम नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, टाइम नहीं है। दूसरी जो इस्लाहात की बात हुई है, मौशी इस्तेहकाम
और पायदार तरक्की के लिए मौशी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, जो पता नहीं कितने सालों बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने आखिर मुंह से निकाला है। खुदा करे इस पे अमल हो जाए। महंगाई की बुलंद तरीन सतह, बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, शदीद मौसमी उतार चढ़ाव, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की और मौसमियाती मौक़त की माली आनत के लिए नाकाफी अवामी वसाइल के पेश नज़र यह ज़रूरी है कि माली गुंजाइश पैदा करने के लिए अहम इस्लाहात फौरी ज़रूरत है। माली एडजस्टमेंट और वसीउल बुनियाद इस्लाहात और फैसला कुन निफाज भी, सिर्फ इस्लाहात नहीं बल्कि निफाज भी, उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती है। तो मुझे तो उनके इस स्टेटमेंट से, दो स्टेटमेंट से बड़ी खुशी हुई है। एक तो ये है कि कर्ज लेना मसला नहीं है, बल्कि हमें कर्ज के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना, मतलब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं, यही बातें लेके आते हैं, लेकिन हम कर्ज लेते हैं, खाते हैं, जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ, हम उसको उड़ाते हैं और चले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस्लाहात करें और फिर उसका निफाज करें। उसके बेहतर यही है कि मौशी इस्लाहात करें और फैसला कुन निफाज करें। अफशीन एक जुमला करूँगा, ऐड करूँगा एक जुमला, अफशीन एक जुमला ऐड करूँगा। इस सारे प्रोग्राम में जहाँ पे IMF ने सख्त बातें की हैं, एक अच्छी बात जो और की है ना, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने कहा जारी रखें, इसमें ज़्यादा पैसे रखें, क्योंकि वल्नरेबल ग्रुप बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बढ़ रही है, आम आदमी बड़ी तकलीफ में। तो ये बहुत अच्छा पहलू है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब आप बताइए, मौशी इस्लाहात ज़रूरी हैं और फैसला को नफाज भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, देखें अब दुनिया में या आप आम उसमें देख लें, आप बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, किसी शख्स से कर्ज़ा लेते हैं अपनी ज़रूरत के वक्त, किसी हार्ड टाइम में आपको ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद आपके जहन में ये होता है कि फ़ौरी तौर पर इस बंदे को मैंने अदा करनी है। तो दुनिया में कहीं भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और जिस तरह हमारे मुल्क में करता है कर्ज़ा, और उसके बाद फिर कर्ज़ा लेने के लिए कर्ज़ा लिया इसलिए कि किस्तों की अदायगी है और उसकी जो है डेट सर्विसिंग के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। कब तक ये चलेगा? तो जब तक ये है कि आपने बेल्ट अपना टाइट नहीं करना, आप ख़र्चे अखराजात को कम करें, जितने ख़र्चे अखराजात आपके जो हैं उसको आप करंट एक्सपेंडिचर पे आप काबू पाएंगे। आपको लामालात फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा से जो आपके डेवलपमेंट एक्टिविटी है, होना तो नहीं चाहिए डेवलपमेंट एक्टिविटी अनइंटरप्टेड चले, लेकिन अगर उसमें भी थोड़ी सी आप कट लगाते हैं और ख़र्चे अखराजात कम करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के खर्चे अखराजात कम करते हैं, तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और इस्लाहात, ये बहुत ही फर्स्ट टाइम ये हुआ है किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 20 और 21 ग्रेड के ऑफिसर्स को, और वो भी FBR के और कस्टम के उन लोगों को उन्होंने हटाया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है। 25 अफसरान ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहला तो एक मैसेज ये जाता है कि ऊपर से आप एक्शन ले रहे हैं, इसके बाद सेकंड फेज़ होगा। जो ख़बर जो हमने पढ़ी कि इसके बाद फिर 19 और 20 ग्रेड हो गए और उसके बाद फिर 17-18 ऊपर से नीचे आना चाहिए। और इस तरह कस्टम में भी हो, ब्यूरोक्रेसी में भी हो, दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हो, करप्शन पे इस तरह आप हाथ डालेंगे, लोगों में एक खौफ पैदा हो कि नहीं भाई अब वो वक्त नहीं है कि खाए पिए जो कुछ हैं आप आराम से चले जाएं, कोई उससे नहीं है। ये ज़्यादा पॉलिटिशियंस को बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि उनको भी, और बहुत अच्छा इकदाम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये किया, उसकी पूरी कैबिनेट ने कहा कि हम उसके तनख्वाह नहीं लेंगे, मरात जो हैं वो ठीक है, चलो गवर्नमेंट उनके वो करती है, लेकिन हम इस चीज़ को करेंगे। ये तमाम सूबों को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। फिर किधरी जाके इस वक्त हम हालत जंग से मुराद एक तरफ आपके लॉ एंड ऑर्डर पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो आपके खर्च हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपके माशी हालत नहीं है। तो इस सूरत में हमने अपने खर्चे कम करने हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव को अपनाना है और बग़ैर किसी उसके एक्शन लेना है। इनोसेंट के ख़िलाफ़ नहीं, ये नहीं है कि कोई बेचारा पकड़ा गया, पतली गर्दन उसकी है तो पकड़ा जाए, उसको आप कर दे, नहीं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। इस तरह मुल्क कौमें बनती हैं और मुल्क को संवारा जाता है। जी बिल्कुल, मौशी इस्लाहात के साथ साथ अखराजात को भी कंट्रोल करना है। नज़ीर लगारी साहब, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा
कि जनाब आपको कर्ज मिल गया है, इसकी मुबारक। अफसोस का इजहार है, हमारे लिए तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये पैसा जो है, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा है, पाकिस्तान के लोगों पर कहाँ खर्च होता है, किस शख्स पर? ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इससे जो लाइन लगकर ख़वातीन बेचारी लेती हैं, उनका क्या चूल्हा इससे जो है उसमें कुछ पक सकता है, कुछ जल सकता है, या उसके मसाइल हल हो सकते हैं? हमें बहरहाल लोगों के मसाइल हल करने की तरफ जाना चाहिए। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि शहजाद जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे कि हमें तरक्याती बजट में भी अगर कट लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जी आप गैर तरक्याती अखराजात क्यों नहीं फ्रीज़ कर देते हैं, जो आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्या आपके लिए उस गैर तरक्याती अखराजात की कोई डिलीवरी भी नहीं है और उसका कोई आपको नतीजा भी नहीं मिलता है, उनको आप कट करें। ऐसी चीज़ें जो आप टैक्सेशन में जब जाते हैं, अभी अगर FBR की इस्लाह के बाद अगर कुछ चीज़ें आती हैं बेहतर होती हैं तो देखेंगे, वरना हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ वो जो तनख्वाहदार लोग हैं वही टैक्स देते नज़र आते हैं, और जो माफियाज हैं, एक पैरेलल इकनॉमी साथ चल रही है, उसको कहाँ करेंगे, उसका क्या करेंगे? जब तक पैरेलल इकनॉमी को आप नहीं करते, एक मुतवाज़ी मईशत साथ चल रही है, ब्लैक मईशत चल रही है साथ में, पता तो करें कि किस्त पोस्टिंग के लिए कितने पैसे लगते हैं, मालूम तो करें कि जहाँ पर मनशियात को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो मनशियात को फ़रोग़ देने के लिए क्या काम करते हैं और कितने पैसे लेते हैं। ये तो मालूम करें कि जनाब जो मनशियात की मैशत है वो कितनी है, जो असला की मैशत है वो कितनी है, जो झूठ की मैशत है वो कितनी है, जो लोगों के साथ करप्शन की मैशत है वो कितनी है, उसका कितना वॉल्यूम है। हमने कभी उसका अंदाज़ा लगाया है कि जो ब्लैक पैसा जमा होता है उसकी क्या मैशत है? हमारी, आप सही कह रहे हैं लोगारी साहब, हमारी ब्लैक इकोनॉमी रियल इकोनॉमी से बड़ी हो गई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक इकोनॉमी भी साथ साथ चल रही है और जो कि असल इकोनॉमी हो गई है। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक और आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं किसानों की, जो कि बदहाली की तस्वीर बने सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत यकीन दहानियों तक महदूद है। खबरों के मुताबिक पंजाब हुकूमत छोटे किसानों को सब्सिडी देने से मुतालिक तजावीज़ तय नहीं कर सकी है, क्योंकि सूबाई हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं और हुकूमत फ़िलहाल किसानों को चंद 100 रुपये फ़ी मन सब्सिडी देने पर गौर कर रही है। जबकि इस सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि यह ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने का नतीजा है। लेकिन क्या हुकूमत का काम सिर्फ बद इंतज़ामी और गलतियों की निशानदेही करना है? क्या हुकूमत वक्त ये कह रही है कि बरियो ज़िम्मा हो जाएगी और गंदम की फसल ख़राब होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने भी मुतालबा किया है कि चेयरमैन नैब इस बात की तहकीकात करें कि बम्पर फसल के बावजूद गंदम क्यों इम्पोर्ट की गई। इस तमाम सूरत हाल पर अपने तजियाकारों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हमारे मुल्क में ज़राअत और किसान किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल क्यों नहीं होते और ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इम्पोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कितनी ज़रूरी है? जी नज़ीर लगाए जाओ। देखें, मेरा तो एक मौक़िफ़ है पिछले 40 साल से, जो कुछ मैंने देखा है कि जब भी PMLN इक़्तिदार में आती है किसानों की शामत हो जाती है, किसान बर्बाद हो जाते हैं और वो काश्तकारों के लिए कुछ भी नहीं सोचती है और हमेशा उनको नुकसान ही होता है। एक बात बिल्कुल तय है। अब क्या सूरत हाल है भाई? आप ये निगरान हुकूमत ने अगर इम्पोर्ट किया गंदम और 30 लाख टन गंदम आपके पास जो है पहले से मौजूद पड़ी हुई है, तो फिर पूछना चाहिए ना कि किसने पाकिस्तान की मैशत को 85 अरब रुपए का टीका लगाया? जिसने भी किया है तो भाई लोग पकड़े जाते हैं। तो अब क्या आप ये निगरान हुकूमत को फरिश्ते नहीं थे? ना वो फरिश्ते थे, ना किसी और हुकूमत के लोग फरिश्ते होते हैं। अब क्या हाल है? किसान गिरफ्तार हो रहे हैं, किसान मुजाहरे कर रहे हैं, तमाम शहरों में उनको, पंजाब भर में उनके लिए मुजाहरे भी कर रहे हैं लोग और बाहर निकल रहे हैं। बारदाना नहीं मिल रहा है उनको, बोरियां नहीं मिल रही हैं गंदम रखने के लिए, गोदामों में जगह नहीं है, गंदम खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है और मिडल मैन जो है, आड़ती जो है, वो जाकर लूट मार कर रहा है, इसलिए कि किसान बेचारा कर्जों के नीचे दब चुका है, उसको पैसे चाहिए फौरी तौर पर। मेरे ख्याल में कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर जो है वो नुकसान उठाकर वो अपनी गंदम बेचेगा और फिर गंदम काश्त करने से तौबा कर लेगा, ना कान पकड़ लेगा, वो नहीं करेगा इस तरह से। फिर कौन होगा जो आपके लिए गंदम काश्त करेगा? इस बात गंदम इतनी मौजूद थी
फिर इतनी बड़ी मिकदार में गंदम इंपोर्ट करने का क्या, ये जिसने भी फैसला किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। शहजादा जुल्फिकार साहब, आप बताइए कि इस दौरे हुकूमत में किसानों के लिए मुश्किलात हैं, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं कि उनकी नीयत है कि अल्लाह की मखलूक को सस्ती रोटी मिले और पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये इस झगड़े से हम बाहर निकलें कि क्या है, किस तरह, किसने किया है, कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इस डिबेट को कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहिए। कौन उनके ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियंस, केयरटेकर गवर्नमेंट जिसमें भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के सामने बात आनी चाहिए। मुझे याद पड़ता है, ये पहले भी इस तरह हुआ था, मैंने प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि बम्पर क्रॉप का बड़ा मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा ढंडोरा पीटा गया, बम्पर क्रॉप। उसके बाद जो है उसके कि नज़र इतनी गंदम बाहर भेज दी और उसके बाद फिर गंदों की कमी इधर हो गई, आटे की कमी हो गई, उसके बाद एहतजाज होने लगे, फिर बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर दिया गया। तो ये एक ऐसा वो है कि शायद कोई पॉलिसी नहीं है, और गंदम और आटा तो एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है, उससे फिर आप रिस्क ले ही नहीं सकते। तो जो किसान है, बिल्कुल हमारा मुल्क, किसान सारा साल जो है वो इंतज़ार करता है, अपने सारी कमाई लगा देता है। अगर किसान को हम खुशहाल नहीं रख सकते तो फिर मुझे बताएं कि क्या होगा। और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को फेस करना चाहिए, गलती तस्लीम करनी चाहिए, उन लोगों को खिलाफ वो एक फिक्स करना चाहिए, जो चार्जशीट करना चाहिए उन लोगों को, और लोगों के इनके मसले हल करें, तब ये मसला हल होगा। वरना ये डॉक्टर दानिश साहब, आप बताइए, कारोबार ये सारे उठ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दानिश साहब, आप बताइए, गंदम के मामले पर हुकूमत और किसानों में डेडलॉक बरकरार है। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत $3 बिलियन हासिल करने के लिए आपके IMF के सामने झुकी हुई है, और जो हालात है उसका आपके सामने। आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जिसका जिक्र अभी किया है लगारी साहब ने भी, आपको पता है $1 बिलियन की जो है वो 3,50,000 टन गंदम मंगाई गई है। कितनी? 3,50,000 टन जो है वो गंदम मंगाई गई है यहाँ पर, और तकरीबन आपके पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये गंदम आपके पास मौजूद है, अब ये जो गरीब लोग, किसान, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में है, और जिनसे वादा भी किया था पंजाब की और सिंध हुकूमत ने कि वो ज़रदाने के तौर पर 3,900 के लिहाज से इनको खरीदेंगे, लेकिन नहीं खरीदा। अच्छा, वो कहते क्या है कि जनाब 10% और 16%, यानी 10% नमी है, जो कि बारिश की वजह से, बेचारों के रखने की वजह से 16% हो गई है। तो अब 10% में सिर्फ 1,20,000 जिसका आपने जिक्र किया है, उनसे ले लेंगे। सब्सिडी दे रहे हैं 400-600, यानी 5 अरब रुपए उन किसानों को, जो गरीब किसान मेहनत करके पाकिस्तान के लिए इस बुरे हालात में गंदम तैयार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ खेल देखें, और एक और खेल बताता हूं मैं, एक बहुत बड़ा खेल, 450 अरब रुपए। देखिए, यहाँ पे हुकूमत 5 अरब उन मेहनत करने वालों को दे रही है। मेहनत करने वालों के साथ क्या जुल्म है कि कल जब ये किसान, अभी मई जून में बारिश होना है, और इनके अगर ये आपने गंदम नहीं खरीदा तो ये गंदम कहाँ रखेंगे? ये सड़ जाएगी, तो फिर ये खाएंगे कहाँ? फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे, ये भिखारी बनेंगे। 450 अरब रुपए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अब एहतशामुल हक साहब से हम बात करेंगे। एहतशामुल हक साहब, बताइए, हुकूमत की गंदम की बेनजीर प्रोग्राम के सूरत में दिया जाता है, क्या इनको नहीं दिया जा सकता है? ये 450 अरब रुपए इन मेहनत करने वाले किसान। ठीक है, ठीक है एहतशामुल हक साहब, बहुत बड़ा जुल्म किया है इस दफ़ा, बहुत बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। अब ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी $160 बिलियन का नया, जिसको कहते हैं कर्जे देंगे और डायरेक्ट छोटे लोगों को देंगे, इस पे बात नहीं बनेगी। देखिए ख़राबी कहाँ हुई है। इन्होंने हमेशा एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पंजाब में ख़ुद तौर पर 4 लाख टन जो है ना, 4 मिलियन टन यानी 40 लाख टन जो है ना प्रोक्योर करती थी। इस दफ़ा जिस तरह बताया गया 23 मिलियन टन जो है ना वो कम रखी गई है। अब बताएं, जो जिन्होंने ये सारे
अपनी ज़रात की काश करके इतने गंदम पैदा किया, आपने उनको किस अंधेरे में रख के किया और आपने उस वक्त नहीं बताया, बताते क्या करना चाहिए थे वो नहीं किया। अब सवाल है कि जी जिनको नवाजा गया, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी वो उनसे पूछा जाए ये क्यों केयर टेकर ने किया, किसको फ़ायदा पहुँचाया, कौन लोग थे। और ये बात सही है जो लगाई साहब ने कही कि इंडस्ट्रियलिस्ट है नवाज साहब लोग, ये लिहाजा आके ये ज़रात वालों पे शफून मारते हैं, ये इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब अगली बात है, देखें जिस तरीके से आप देख लें कि ये एक गंदम की क्रॉप ऐसी है कि जो पूरा मुल्क इस पर डिपेंड करता है, इसको जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अभी देखें शुगर केन को देखें, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि शुगर केन इसको कैश क्रॉप कहते हैं। अफीन इसकी हमें कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, ये बाहर से हम सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं, अपने मुल्क में पैदा करके हम इसको महंगी लोगों को बेच रहे होते हैं। बेशुमार लोग हैं वो चीनी पैदा ही नहीं करते क्योंकि सस्ती बाहर से मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो देखें चीनी की मिलें जो है नवाज शरीफ की है, जरदारी साहब की है, आपका भी पॉइंट आ गया, जहांगीर तरीन की है, बाकी लोगों की है। जी बिल्कुल, आपका भी पॉइंट आ गया। बाकी कमी है, हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक के लिए इतना ही, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।